वन इज, अच्छा जी ये मुझे अब बताने की आपको ज़रूरत नहीं, आई होप कि आपको एफटीआर मिनिमम टैक्स और एनटीआर का कॉन्सेप्ट है कि ये आपने इनकम डिटर्मिन करनी है कि जनाब ये पीटीआर वाले टैक्सेस तो नहीं कटे हुए, उसके एफटीआर वाले फाइनल टैक्स रजीम के टैक्सेस तो नहीं कटे हुए, या ये मिनिमम टैक्स तो नहीं उसका कटा हुआ, जो टैक्स कटा हुआ वाकई एडजस्टेबल टैक्स है कि नहीं अपना। अच्छा जी नेक्स्ट वन इज check if the refund claim cannot be cleared due to pending audit, I&I report or audit para in the relevant year। क्योंकि नॉर्मली, अच्छा लॉ में आप देखिए, लॉ में कहीं नहीं लिखा होगा कि अगर आपका ऑडिट अगर पेंडिंग है तो आपने रिफंड इशू नहीं करना। लॉ में कहीं लिखा कि I&I की कोई रिपोर्ट है तो आपने नहीं इशू करना। लेकिन जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं कि जी अगर किसी का पेंडिंग ऑडिट चल रहा है उसी साल का जिसमें रिफंड है, तो आफ्टर ऑडिट कोई ना कोई डिमांड निकल आएगी, तो इस वजह से आप रिफंड रोक के रखें या अभी इशू ना करें। लॉ में वैसे कहीं लीगली कहीं नहीं लिखा होगा, 170 पढ़ लें कि जी अगर आपकी ये चीज़ें कोई पेंडिंग है तो आप उसको रोक लें अपना। और कोर्ट्स का भी यही डिसीजन है कि जी अगर आप करना है तो ठीक है, वो टैक्स पेयर कौन सा भागा जा रहा है, आपके पास ही है, आपने अभी तक नहीं किया, आपकी नलायकी, आप रिफंड इशू करें, मीनवाइल दोबारा डिमांड निकलती तो आप उसमें से एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के साथ तो कहते हैं कि जी आप जो साल आपके ऑडिट में हैं पहले ऑडिट कंप्लीट कर लें और फिर देख लें जो डिमांड निकलती है उसमें से रिफंड एडजस्ट कर लें। लेकिन माइंड इट, आपकी लिमिटेशन जो ऊपर मेंशन्ड है टू डिसाइड द रिफंड एप्लीकेशन विद इन 60 डेज, वो तो एप्लीकेशन फाइल करने की लिमिटेशन है 3 ईयर्स। वंस फाइल्ड उसके बाद डिसाइड करने के लिए रिफंड ऑर्डर 60 डेज है, और फिर उसके बाद वंस यू हैव मेड दी ऑर्डर तो रिफंड वाचर या आपने जो अमाउंट उसको ट्रांसफर करनी है वो 3 मंथ्स है, उसके बाद कंपनसेशन। तो अगर कोई इसमें आ जाता है और आप ऑडिट पैरे में एफटीओ के पास भागा चला जाता है अपना, तो लीगली कोई चीज़ बाहर नहीं करती वैसे अपनी। तो इस तरह अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो हम रोक तो लेते हैं, लेकिन आपको फिर इनको पहले डिस्पेंस करना चाहिए कि अगर कोई रिफंड क्लेम दें जो आपको पता है कि ये टैक्स पेयर, कई टैक्स पेयर्स की आदत ये होती है कि वो रिफंड क्लेम नहीं करते, रिफंड एप्लीकेशन भी फाइल नहीं करते कि जी ठीक है सिस्टम में आ गया है, मैं एडवांस टैक्सेस में इसमें एडजस्ट करवाता रहूँगा अपना इसको। लेकिन जिन टैक्स पेयर्स का आपको पता है कि नहीं जी इसकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इसकी आ जानी है अपना इन्फॉर्मेशन, रिफंड की एप्लीकेशन आ जाएगी, तो उनका इमीडिएटली ये जो चीज़ें आप क्लियर करें ताकि जो डिमांड निकलनी और रिफंड रिड्यूस होना है वो आप कर लें। अदरवाइज आप यू विल बी इन ट्रबल कि एफटीओ का ऑर्डर आ गया जी रिफंड इशू करें, उधर से ये चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो कर दें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कि जनाब आपने किस तरह दे दिया, ये तो इतनी डिमांड थी, ये था फलाना था, तो वो प्रॉब्लम आपको जी नहीं। आउटस्टैंडिंग एरिया तो उसने आपको लॉ में कह दिया कि आपने उसको पहले एडजस्ट करना और फिर बाकी रिफंड जो बचेगा वो आपने इशू कर। इसीलिए तो आपसे वो सर्टिफिकेट लेते हैं रिफंड इशू करते वक्त कि आप सर्टिफिकेट दें कि कोई आउटस्टैंडिंग इसकी डिमांड नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट, examine if the refund amount is altered or no longer available due to action under 1225A 1225 221 of the ordinance। अब ये नहीं कि जनाब ऊपर वाले सारे स्टेप्स करनी है तो अब आप दोबारा कैलकुलेशन लेके लंबी चौड़ी बैठ जाएं अपना। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो रिफंड एप्लीकेशन आई थी क्या वो अभी तक आपका 120 का ऑर्डर इंटैक्ट है। हो सकता है वो जब उसने 2018 या 19 में या 20 में रिफंड एप्लीकेशन डाली थी उसके बाद 122 उस पर होकर आईईसी ने कर दिया। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, ये डीजीएसआई डाटा जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है अपना, या कई दफ़ा मोटर व्हीकल्स का डाटा होता है उसके ऊपर डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर या बैंक के डाटे के ऊपर कोई आपको ऑर्डर अमेंड हो गया। हो सकता है कोई ऑडिट होकर उसकी डिमांड जो है वहाँ पे क्रिएट हो गई हुई है, कोई 221 का एक्शन हो गया उसके ऊपर, तो जो उसने रिफंड क्लेम किया था 20 मिलियन का वो इन एक्शंस के बाद उल्टा डिमांड में कन्वर्ट हो गया, या 20 मिलियन के बाद पीछे 5 मिलियन रह गए। तो आपने रिफंड इशू करने से पहले सबसे पहले बाकी चीज़ें चेक करने से पहले उन ऑर्डर सीक्वेंस जिसमें हम आ रहे हैं, अब पहले ये देख लें कि जी सिस्टम के अंदर आईआरएस के अंदर उन सालों के अंदर कोई ऑर्डर तो नहीं पास हो गया होगा, कोई डिमांड शमांड क्रिएट तो नहीं होगी हुई जिसने उस रिफंड को रिड्यूस कर दिया या उल्टा डिमांड में कन्वर्ट कर दिया अपना। नेक्स्ट, check the refund amount that has already been issued adjusted against any other income tax, sale tax liability of the taxpayer including demand, advance tax to another tax year by the department। अच्छा, अगर वो ओरिजिनल रिफंड रिड्यूस नहीं हुआ
तो फिर ये देख लें कि जो रिफंड था कहीं ऑलरेडी आपने पहले तो नहीं एडजस्ट कर लिया हुआ, पिछले सालों में जो उसके एडवांस टैक्स आना था उसके अगेंस्ट उस रिफंड को एडजस्ट करते नहीं है। कोई इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की डिमांड थी, आपको रिफंड नज़र आया, वो वैसे तो हाथ चढ़ नहीं रहा था आपके, आपने कहा चले किसी तरह मेरा ये करंट डिमांड एरिया डिमांड नीचे थे, आपने उसका रिफंड एडजस्ट करके खुद ही नीचे कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने सिस्टम से चेक करनी है। नंबर 1 कि जी कोई रिफंड के ऊपर वो उस एप्लीकेशन के बाद 120 के ऑर्डर के बाद आपने कहीं उसकी डिमांड क्रिएट तो नहीं कर दी या रिड्यूस तो नहीं कर दी, और दूसरा वो जो रिफंड था उसको आपने बाय वे ऑफ एडजस्टिंग इनकम टैक्स, सेल टैक्स, लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग डिमांड या एडवांस टैक्स टू अनदर टैक्स ईयर बाय द डिपार्टमेंट, कि आपने खुद तो नहीं उसको एडजस्ट कर लिया हुआ पहले। A certificate be filed by the officer with respect to these 2 points, that including that whole or any part of the refund claim has not been issued। तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि रिफंड कहीं पहले इशू तो नहीं हो गया हुआ, कहीं पहले एडवांस टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट तो नहीं हो गया हुआ, कहीं आपने बीच में कोई डिमांड आई थी उस डिमांड के अगेंस्ट उस रिफंड को एडजस्ट तो नहीं कर लिया अपना। ठीक है जी। और इसका सर्टिफिकेट आप देंगे वेरीफाइड फ्रॉम ITMS और टू बी फिजिकली वेरीफाइड फ्रॉम रिफंड वाचर बुक। ये जो सेल टैक्स के अगेंस्ट कई दफ़ा आप डिमांड एडजस्ट करते हैं, ये कई दफ़ा सिस्टम में आपको सही तरह पता नहीं लगता अपना, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा कि जनाब ये इनकम टैक्स टू इनकम टैक्स का तो आपको आ जाते हैं ना एडजस्टमेंटें, ज़रा ये सेल टैक्स वाली का ध्यान रखिएगा, ये ज़रा सिस्टम में थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक है कि इसको आपको ये रिफंड चूँकि ऑर्डर इसका इशू करती हैं आप, और फिर उसके बाद जो आपने इसका रिफंड रिड्यूस किया, ये थोड़ा सा इसको सिस्टम में देख लें, एक्सेस में ट्रबल आ जाती है अपना। अच्छा जी, वेरीफाइड, अच्छा जी, चेक इफ द रिफंड फॉर द टैक्स ईयर हैज बीन सेल्फ एडजस्टेड बाय द टैक्स पेयर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ईयर्स। ये तो आपने एडजस्टमेंट की थी, कई दफ़ा टैक्स पेयर ने खुद भी कर लिया होता है, यानी कि उसने 2020 की रिटर्न आपके साथ फाइल की है, 2017 का रिफंड पड़ा था और उसने डिमांड के अगेंस्ट वहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब उसको रिड्यूस किया हुआ कि जी मेरी 2017 या 18 में इतना रिफंड था, और उसने 2020 के अंदर उसको खुद सेल्फ एडजस्ट कर लिया हुआ है, जिस पे आपको पिछले दिनों बोर्ड से लेटर भी आए थे कि ऐसे तमाम टैक्स पेयर जिन्होंने ये सेल्फ एडजस्टमेंट की हुई है उनकी स्क्रूटनी की जाए, अगर वो रिफंड अवेलेबल नहीं था तो 122(5) का एक्शन उसके अगेंस्ट आप ले लें अपना 1225A का, जिसको फिर इन्फोर्समेंट परसू कर रही थी अपना। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एग्जामिन ऑल द सक्सीडिंग रिटर्न्स। अगर आपको 2018 का कोई रिफंड है तो 2018 के बाद 19, 20 2 साल आगे, या 17 का रिफंड है तो 17 के बाद 18, 19, 20 तो 18, 19, 20 की उसकी रिटर्न जाके चेक करेंगे, कहीं उसने खुद तो सेल्फ एडजस्ट नहीं कर ली हुई अमाउंट, उसने वहां से भी सेल्फ एडजस्ट कर ली, इधर से आपने भी इशू कर दिया, तो डबल हो गया उसके साथ पैसे। अच्छा जी, नेक्स्ट, ऐसा आप उस वक्त थे मेरे पास जब हम ऑडिट में रिफंड इशू कर रहे थे, इधर जोन 1 में, उन दिनों आप थे ही नहीं मेरे पास उधर ऑडिट में, जोन 1 में आप आए तो थे, जोन 1 में नहीं आया था मैं, ऑडिट 2 में ही था आया, लेकिन फिर 3 हफ्ते बाद ही मैं। अच्छा जी, generally taxpayer is not to be contacted for verification in respect of withholding and other payments which are verifiable from your own database। ये ज्यादती वाली बात है कि आपको ITMS के अंदर तमाम वो विदहोल्डिंग टैक्सेस और जो टैक्स उसके कटे हुए वो नजर आ रहे हैं और आप फिर भी उसको लिख दें, तो आपका सिस्टम आपको जिन टैक्सेस का बता रहा है फिर उसे कहेंगे नहीं जी मुझे, ये आपने उसको तंग करने वाली बात है अपनी, जो आपका सिस्टम आपको वेरीफाई कर रहा है वो आप उससे काइंडली अननेसेसरी उसके साथ हैरेसमेंट या उसको अननेसेसरी तंग मत करें जो सिस्टम से वेरीफाई हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है आप कहेंगे जी आपने 148 का इतना टैक्स क्लेम किया था, मैंने सिस्टम से वेरीफाई किया, आप कहते हैं 25 मिलियन, मेरा सिस्टम 19 मिलियन बना रहा है, मैं सिर्फ 19 मिलियन तक आपको एडजस्टमेंट दूंगी, आपके पास 6 मिलियन का कोई एविडेंस है तो लाएं, सिस्टम में तो रिपोर्ट नहीं हो रहा। फिर जो भी वो एविडेंस लेकर आएगा उसको फर्दर आपको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि क्या वजह है, वो सिस्टम में क्यों नहीं आया, इसके पास है किस वजह से अपना, राइट। लेकिन जो चीजें सिस्टम से हो सकती हैं वो अननेसेसरी फिर उसको तंग मत करें यहाँ सर। पर 148 में हमें जीडीज भी मंगवानी पड़ती है ना, तो हमने देखा होता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वो भी हम आगे आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चेक वेदर द पेमेंट क्लेम इज वेरीफाइबल नॉट इन द ऑनलाइन सिस्टम। बाकी आपके मोड्स हैं, कैप 2 में दे सकते हैं, 1 कस्टम में देख सकते हैं, मालूमात दे सकते हैं, इन सारे आपके पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं जहाँ से आप देख सकते हैं उसका कहाँ कौन कौन सा टैक्स कटा हुआ है अपना।
और कई दफ़ा आपको पता लगता है कि जी ज़्यादा टैक्स कटा हुआ है जो उसने क्लेम ही नहीं किया हुआ और अगेंस्ट दैट उसने कोई अपनी इनकम हाइड की हुई है। तो अगर हाइड की हुई तो उसका मतलब है कि उसकी इनकम ने अमेंड होना है एंड रिजल्टेंटली शायद उसकी डिमांड बढ़ेगी या टैक्स बढ़ेगा तो उसका ये रिफंड नीचे जा सकता है अपना, राइट। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे अनफॉर्चुनेटली टैक्स पेयर के साथ हमारा एक स्टाइल होता है एनिमोसिटी का कि जी ये जो सामने बैठा हुआ ना इसने ज़रूर ही अपना कोई चोरी की हुई है, इसने ज़रूर ही अपना कोई गलती की हुई है, इसने ज़रूर ही कोई ना कोई फ्रॉड मारा होगा, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात आप याद रखिएगा कि व्हेनेवर यू योरसेल्फ वॉक इनटू समबडीज ऑफिस, गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं तो आपकी अपनी उस वक्त फीलिंग क्या होती है कि जी मुझे कितनी ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है या मुझे कितना प्रोटोकॉल मिलता है या कितना जल्दी मेरा काम हो जाता है या इस ऑफिस में मेरे कितने फेरे लगते हैं अपना। तो जो फीलिंग आपकी वहाँ पे होती है वही टैक्स पेयर की यहाँ पर होती है। अच्छा, अब उसमें यह है कि ठीक है यहाँ पे कुछ स्क्रूपलस टैक्स पेयर्स भी हैं और कुछ फ्रॉडलेंट टैक्स पेयर्स भी हैं, अपना दोनों किस्म की सोसाइटी में लोग पाए जाते हैं। तो हमारा काम सिर्फ उसकी जेन्युइननेस को इंश्योर करना है कि जी ठीक है जो मेरे साथ ये क्लेम कर रहा है ये जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। उसके कैरेक्टर के ऊपर आपने रिमार्क्स पास नहीं करनी है अपना, जिन्हें सोसाइटी आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर से मिलकर बनी है। जिस तरह हमारी सर्विस के अंदर, जिस तरह सोसाइटी के अंदर, बाकी सर्विसेज के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हर लोग हर जगह पे हर किस्म के हैं अपना, ठीक है। लेकिन हमने अपना सिर्फ काम ये करना है जी ठीक है मेरी टेबल पे आया तो मुझसे कुछ गलत चीज लेके ना जाए, तो मैंने उस हद तक वेरीफाई करना है। बियॉन्ड दैट आप खुदाई फौजदार नहीं लगे हुए कि किसी को ब्रांड करते फिरें कि तुम टैक्स चोरो या करो। आपने जो काम करना है आपने सिस्टम की बेस के ऊपर उसको इन राइटिंग लिख के देना है कि जी आप ये क्लेम कर रहे हैं, मेरे पास ये डेटा, इसके मुताबिक आपका इतना नहीं इतना रिफंड बनता है, या आपका ओपिनियन ये है कि आपका रिफंड बनता है, मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं जी FTR की इनकम है, ये आपकी नॉर्मल टैक्स रजीम की इनकम नहीं है, इसलिए मैं आपको ये रिफंड नहीं देता। दैट इज फुल स्टॉप। कोई जाती लड़ाई नहीं है किसी के साथ, तो पर्सनल एनिमोसिटी नहीं। अगर लेना है बनता है तो जरूर ले जाए, अगर नहीं बनता तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन उसको लिख के आप कन्फ्रंट कराएंगे जी मेरा ख्याल है इस तरह नहीं बनता, तो कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है ये आपकी, राइट। अच्छा जी आगे हम चलें। ये एक चीज देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली ये लेटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 496/2014 डेटेड 8/4/2014 का एक लेटर, और ये क्या कहता है बोर्ड अपने लेटर में, clarification that if a refund was claimed on the basis of wrong interpretation or application of law or due to erroneousness in self-assessment made by the taxpayer and accepted as 120 subsection 1 of the income tax ordinance, then first corrective action be completed before passing order under 170(4). ये क्या कह रहे हैं? What does it mean? इसका क्या मतलब है? किसी ने गलत क्लैरिफिकेशन या कोई अपने गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने ये 120 की डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर बनाया हुआ है, तो आपको क्या कह रहा है कि पहले करेक्टिव एक्शन लगे। फॉर एग्जांपल मिनिमम टैक्स चार्ज होना था उसने नहीं लगाया, WWF चार्ज होना था उसने नहीं किया, किसी चीज के ऊपर अपना इनिशियल अलाउंस नहीं क्लेम करना बनता था उसने क्लेम कर लिया अपना, तो अब वो आपको क्या कह रहा है? Due to erroneousness in self-assessment made by the taxpayer, then first corrective action be completed. 170 subsection 4 corrective action का ऑर्डर नहीं है। corrective action वही आपका 120 में जाना पड़ेगा, आपको 122(5) करना पड़ेगा या 122(5) करना पड़ेगा। यहाँ डेफिनेट इंफॉर्मेशन के ऊपर आप उसकी असेसमेंट को अमेंड करेंगे, या आईसी अपना ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड कि भाई आपको मिनिमम टैक्स लगता था आपने नहीं लगाया तो मैं आप करूं, पहले वो करेंगे तो फिर 174 के ऑर्डर में आप असेसमेंट की पावर्स अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये कहें कि नहीं ये तुमने गलत किया, ये गलत किया, तो इसलिए मैं तुम्हारा ये कम करके ये करके तो मैं इतना तुम्हें रिफंड इशू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 120 इज अ लीगली डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अगर आपने उसको अमेंड नहीं किया तो फील्ड में जो वैलिड असेसमेंट है वो वही अरोनियस 120 की असेसमेंट है जो उसने फाइल की हुई है। गॉट इट?
उसने गलत की है सही की है, उसकी एक लीगल सेंटिटी है कि जी टिल डेट 120 जब तक आप अमेंड नहीं करते मेरी एरोनियस है या सही है, दिस इज अ वैलिड लीगल ऑर्डर और उसके मुताबिक मेरा रिफंड 200 रुपए बनता है। इफ यू डू नॉट अमेंड दैट तो इट इज स्टैंडिंग इन द फील्ड। अगर आपको इख्तलाफ है कि नहीं 200 नहीं 150 बनता है तो आप 150 रिफंड ऑर्डर नहीं पहले कर सकते, देन यू आर यूजिंग द पावर ऑफ असेसमेंट इन द गार्ब ऑफ 170। वो कह रहे हैं आपको नहीं, क्लैरिफिकेशन के पहले आप करेक्टिव एक्शन लें और करेक्टिव एक्शन आप 122.5 का या 122.5 का लेंगे और फिर उसके मुताबिक आप कहेंगे कि नहीं जी आपका रिफंड इतना नहीं इतना बनता, ये बनता है। एनीवे, अच्छा जी, अब वो जो ऊपर की आपने मोटी मोटी जब चीजें चेक कर ली तो अब आप जो है डिटेल जो चेकिंग करनी है वो अब आ जाए आप डेस्क ऑडिट वाली। अगर डेस्क ऑडिट पहले कर लिए एंड यू स्किप दोस अर्लियर पॉइंट व्हिच आई टोल्ड यू तो कोई फायदा नहीं होगा कि डेस्क ऑडिट की मेहनत कर ली और आखिर में जाके पता लगा कि एप्लीकेशन ही आई या टाइम बार्ड एप्लीकेशन या एनटीआर वर्सेस एफटीआर है, कोई फायदा नहीं आप। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलिएगा। वंस यू क्लियर ऑल दिस बार्स तो फिर अब आप आ जाए डेस्क ऑडिट के ऊपर। The officer shall conduct preliminary desk audit of the return of income on the basis of which refund claim has arisen to ascertain the genuineness and admissibility of the claim. See if the return is complete in terms of section 1142, business equity portion is not left blank, wealth statement has been properly filed, reconciled, फला फला फला, ये आपने देखना है। अब ये डेस्क ऑडिट के अंदर से कई चीज़ें निकलेंगी जो आपको बताएंगी कि ये रिफंड क्लेम ठीक है, गलत है, सही है, इसमें क्या चीज़ मिस की है, क्या चीज़ फर्दर चेक करनी है, किस चीज़ का उसने एविडेंस लगाया है नहीं लगाया। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर आपको दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप कोई नई प्लांट और मशीनरी लेते हैं तो रूल 12 के तहत आपको उसका तमाम एविडेंस रिटर्न के साथ फाइल करना है। अगर फाइल नहीं किया हुआ तो आप उसको पूछ सकते हैं कि जी मुझे डिटेल्स दें, मैं देखूँ कि वैलिड मशीनरी आपने खरीदी है, आपसे रिलेटेड है या बाकी एक्चुअली परचेज की है कि नहीं की। एनीवे, प्लीज़ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स रिपोर्टेड। हमारी यहाँ पर टेंडेंसी ये है कि अब तो ये सिस्टम बेस्ड रिटर्नें हैं तो फिगर्स एक्यूरेट ही होंगी। अच्छा, मैं चूंकि अपना मैनुअल रिटर्न्स के दौर से अपना सिस्टम की रिटर्न पे आया तो मैं अभी भी कई दफ़ा जो है ना मैनुअली इसको काउंटर चेक करता था कि ये जो फिगर आई हुई है, एंड टू माई अटर सरप्राइज मुझे लोगों ने कहा, इंस्पेक्टर्स ने कहा कि नहीं सर ये ठीक है, सिस्टम से होती है। अच्छा, मैं आदत से मजबूर फिर भी अपना काउंटर चेक कर लेता था एंड आई डिस्कवर्ड इन अ कपल ऑफ केसेस कि जी सिस्टम का टोटल ही गलत है। जो रिटर्न के अंदर टोटल्स बने हुए हैं उनको ऐड करें तो रिटर्न के अंदर कुछ और लिखा हुआ, इधर कुछ और लिखा हुआ है। मैं कहा भैया आप लोग तो कहते थे कि ये सिस्टम बेस्ड है तो हाउ कम ये अपना टोटलिंग गलत हुई है सही हुई है। फिर कुछ एक्सपीरियंस जो हमारे अपना कोलीग्स थे यहाँ पे और स्टाफ थे जो रेगुलरली रिटर्न्स भी फाइल करते हैं, उन्हें बताया सर होता ये है कि अगर आप फिगर्स रिटर्न के अंदर एंटर कर रहे हैं और कंप्यूटेशन का बटन ही आपने दबाया तो टोटल पुराना आ जाएगा, फिगरें नहीं आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपने रिटर्न में कोई फिगर डाली है आपने और आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत दिखा गया, आपने 2 + 2 4 का टोटल एक किया होगा। अब आपने ऊपर जाके फिगर्स बदल दी 2 + 3, 2 + 2 की बजाय क्या कर दिया 2 + 3 कर दिया कि जी ये एक्सपेंस इतना, ये एक्सपेंस इतना, और कंप्यूटेशन का बटन दबाना भूल गए तो कहते हैं जी फिगरें वो नहीं पिक हो जाती हैं, टोटल पुराना रहता है अपना। तो इस तरह की मतलब कोई डिज़ाइन बेस्ड फॉल्ट सिस्टम है, अब वो कब रिमूव हो चुका है नहीं हो चुका इसका मुझे पता नहीं है, बट वी डिड फिगर इट आउट। तो इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द फिगर्स रिपोर्टेड। कई दफ़ा सिस्टम की ग्लिचेस की वजह से इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, फिर चेक इफ प्रोरेशन ऑफ एक्सपेंसेस हैज बीन डन करेक्टली। जहां पर एनटीआर वर्सेस एफटीआर है, एक्सपोर्ट वर्सेस लोकल सेल्स हैं, ठीक है कि नहीं, मिनिमम टैक्स वर्सेस, इन सारी जगहों पे आपको प्रोरेशन करनी है क्योंकि प्रोरेशन जब करेंगे तो तब जाके पता लगेगा, क्योंकि टैक्स पे ने हमेशा एक्सपेंसेस किस साइड पे ज़्यादा डाले होते हैं, नॉर्मल टैक्स रजीम में, कम से कम एफटीआर को डालता है। हमारी कोशिश होती है कि नहीं जी जो एफटीआर है वहाँ पे ज़्यादा जाए, सॉरी एफटीआर पे कम जाए, इधर ज़्यादा आए। टैक्स पेयर एफटीआर की तरफ कम और इधर ज़्यादा लेके जाता है। हम किधर रखते हैं, हम एफटीआर की तरफ ज़्यादा भेजते हैं, इधर कम लेते हैं ताकि उसका नॉर्मल जितना एक्सपेंस उसका कम होगा उसकी इनकम बढ़ जाएगी, राइट। तो हमने एफटीआर की तरफ ज़्यादा भेजते हैं, टैक्स पेयर एनटीआर की तरफ ज़्यादा भेजता है, और ये प्रोरेशन अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो अल्टीमेटली उसकी इनकम बढ़ जाएगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो उसका
टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी और उसका रिफंड रिड्यूस होगा। अच्छा, इन केस ऑफ टैक्स पेड इन सेक्शन 148 जो कि एडजस्टेबल टैक्स इन द केस ऑफ अ मैन्युफैक्चर है, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसके लिए एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं। प्लीज एग्जामिन जीडी टू सी इफ द आइटम्स आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैक्स पेयर। ये जरूर देखें, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें कि जी 148 का टैक्स है तो सारा ही एडजस्टेबल है। 148 के लॉ तो अमेंड हो गया, कई एंट्रीज तो उसने बाय नेम मेंशन की हुई थी वहां पे 38 पॉइंट समथिंग या क्या, कि जी इसका टैक्स एफटीआर का टैक्स है अगर वो चीज इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरह कोई एज अ मैन्युफैक्चरर ये मंगवा लेता है तो प्लीज चेक कि उसका रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर के लिए एडजस्टेबल है ना अपना। तो अगर आप फिनिश गुड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखें ना, एक मैन्युफैक्चरर पे पाबंदी तो कोई नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है और साइड पे ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो आई मे बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस लैपटॉप और डेस्कटॉप, बट एट द सेम टाइम मैं इसको फिनिश्ड हालत में इंपोर्ट करके इसको ट्रेडिंग भी कर सकता हूं, राइट। तो उसमें आपने देखना जरूर है, वो जीडी की जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आइटम टू आइटम लिखा होता है कि जनाब ये रॉ मटेरियल है, ये मशीनरी है, ये क्या है, वहां से कई दफा पिक हो जाती है। अब हमारे एक केस के अंदर हम रिफंड इशू कर रहे थे तो मुझे याद पड़ता है उनका बिजनेस था, एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस भूल गए, लेकिन जब जीटी की डिटेल्स देखी तो उसमें हाँ पोल्ट्री का शायद बिजनेस था। अब पोल्ट्री के बिजनेस के अंदर आपकी चीज़ें एज अ मैन्युफैक्चरर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कोई आपकी मशीनरी आ सकती है या पोल्ट्री फीड आ सकती है, उसमें सॉसेजेस एंड सॉसेज लिखा हुआ था अपना। अब जाहिर बात है वो आपका रॉ मटेरियल तो नहीं हो सकता ना, अगर आप पोल्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सॉसेजेस सॉसेज और इस तरह की चीज़ें वो तो नहीं आ सकती, वो तो फिनिश गुड है जो आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रही हैं अपना। तो उनको खैर कन्फर्म कराया तो उन्होंने कहा हाँ जी अपना ठीक है, गड़बड़ हो गई अपना इस तरह हो। तो वो आपको जीडीज की डिटेल जरूर आपने पढ़नी है। क्रेडिट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 235 बिजली के बिलों का टैक्स, आंखें बंद करके हम उसको एडजस्टेबल कर लेते हैं। प्लीज माइंड इट कि बिजली के बिलों का टैक्स सब सेक्शन 4 के तहत एडजस्ट होना है। और वो क्या कहता है सब सेक्शन 4, इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर अदर देन अ कंपनी, यानी कि एओपी या इंडिविजुअल है, टैक्स कलेक्टेड अप टू बिल अमाउंट ऑफ 360,000 रुपीज पर एनम शैल बी ट्रेडेड एज मिनिमम टैक्स। इस हद तक कट गया आपका टैक्स तो एडजस्ट नहीं होना इंडिविजुअल और एओपी के सूरत में। इससे ऊपर होगा तो देखेंगे। इन द केस ऑफ अ टैक्स पेयर अदर देन अ कंपनी, यानी कि इंडिविजुअल है या एओपी है, टैक्स कलेक्टेड ऑन मंथली बिल ओवर एंड अबाउट 30,000 रुपीज शैल बी एडजस्टेबल। यानी कि अगर 30,000 से ऊपर है तो एडजस्टेबल है, 30,000 से मंथली कम है तो नहीं है। और दूसरी लिमिट क्या लगी हुई है ओवरऑल, ठीक है, ये ओवरऑल लिमिट है, ये मंथली लिमिट उसने दी हुई है अपना। तो इसको जरा देख लीजिए अपना। फाइनली कंपनी के केस में बताओ वो कहता है शुड बी एडजस्टेबल अगेंस्ट ऑल टैक्स लायबिलिटी। ये दो अब इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं लिए कि लकीली हमारे पास इंडिविजुअल्स और एओपीज अपार्ट फ्रॉम स्टील सेक्टर या बिल्डर्स एंड डेवलपर चले गए, अदरवाइज ये अक्सर यहाँ पे लोग इसको मिस कर जाते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स, कमीशन इनकम जो होती है ऑफन डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर वेयर एज नो टैक्स अंडर सेक्शन 233 हैज बीन डिडक्टेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड विदहोल्डिंग एजेंट, रादर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर 236G। वो क्या करते हैं कि जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है कमीशन इनकम जो है वो एफटीआर की होती थी कई केसेस के अंदर, तो वो उसको डिक्लेयर करते थे कि नहीं जी मेरी तो ये इनकम सारी की सारी वो है। तो पता लगता था कि जनाब जो विदहोल्डिंग एजेंट है, जब उसको हम चेक करते थे उसकी जो उसका टैक्स कटा हुआ है आईटीएमएस वगैरह से, तो पता लगता था 233 की डिडक्शन नहीं है, वो तो 236G की वो जो व्हेन द मैन्युफैक्चरर सेल्स इट टू द होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उसका जो टैक्स काट है वो उसको कमीशन का कह रहा है टैक्स, जबकि वो 233 का होता है। तो मिस डिक्लेरेशन करके अपने आप को वहां पे जो है ना, और उसकी वजह से दिस माइट लीड टू अंडर पेमेंट ऑफ अंडर सेक्शन टर्नओवर टैक्स भी 113 का जो है
वो अपने आप को उसमें से गायब गुब कर लेते थे कि जी मैं तो कमीशन एजेंट हूँ, तो मेरे पे टर्नओवर टैक्स किस चीज़ का, जबकि वो कमीशन एजेंट नहीं था अपना। एनी अदर इशू स्पेसिफिक टू अ टैक्स पेयर लाइक अनवेरीफाइड 65B क्रेडिट्स, इनको भी आपने चेक करना है कि अगर टैक्स क्रेडिट्स हैं तो उसकी जितनी भी कंडीशन 65B का क्रेडिट है, D का क्रेडिट है, E का क्रेडिट है, वो सारी कंडीशंस फुलफिल हुई हुई हैं। और कहीं पे अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली जिन सालों में होना था उन सालों में ये फिजिकल वेरिफिकेशन हुई नहीं। तो अब अगर आप आज से 5 साल बाद जाके जो मशीनरी 2015 में 16 में इंपोर्ट करके उसने लगाई है यहाँ बेच दी है, अब आप जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर भी आए तो आपको पता कोई नहीं लगना कि ये 5 साल पहले वाली मशीनरी है, ये 10 साल पहले वाली है, कब की है। अनलेस एंड अनटिल यू आर लकी इनफ एंड यू हैव इंडस्ट्री एक्सपोजर के आप कहें कि जनाब तुमने जो मशीनरी मंगवाई है वो ये और ये जो लगी हुई है कोई और है, पर ये अनफॉर्चुनेटली आपको मुझे नहीं पता लगेगा अनलेस एंड अनटिल कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो हमसे, या जिसका उस इंडस्ट्री को एक्सपोजर हो कि भाई ये जो मशीनरी इंपोर्टेड है ये कोई और है, ये जो लगी हुई है कोई और है। वरना आज 5 साल बाद जाके 65B की फिजिकल इंक्वायरी करेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा आपको कि ये 2 साल पहले मशीनरी लगी है या 10 साल पहले लगी हुई है। आप सिर्फ आप यही वेरीफाई कर सकते हैं जो 65 की कंडीशंस लिखी हुई हैं वो फुलफिल हो गई हैं या नहीं, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा दें आप कि हाँ जी आपने इंपोर्ट किया था GD, या आपने कौन सा फ्रेट चार्जेस दिए, फैक्ट्री में आए, इंस्टॉल किससे करवाई, इस तरह के एविडेंस लेके आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास